उद्धव सरकार का पतन परिवारवाद की राजनीति के ताबूत में साबित होगी आखिरी कील। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में पिछले 3 सप्ताह में ऐसे बदलाव हो गए जो कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शायद इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन इन बदलावों में एक बात तो सबसे खास रही, वह यह कि परिवारवाद से जुड़ी 3 पार्टियां राज्य की सत्ता से बेदखल हो चुकी है। वर्ष 2019 में भी शिव सैनिकों को तब आश्चर्य हुआ था जब उद्धव ठाकरे ने अपने पुत्र आदित्य को विधानसभा चुनाव लड़वाया, बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें अपने ही मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बनाया। सामान्यतः कैबिनेट में वरिष्ठ नेता को ही स्थान दिया जाता है। सत्ता से जाने के बाद भी आदित्य के तेवर ढीले नहीं हुए हैं। अच्छा होता कि आदित्य स्वयं को थोड़ा सौम्य बनाते, ताकि बाला साहेब ठाकरे के पुण्य प्रताप से बढ़ी शिवसेना आगे भी अपना प्रताप दिखा सके। देश की राजनीति में आमतौर पर कांग्रेस को ही परिवारवाद का झंडा बरदार माना जाता है, लेकिन देश में इसके अलावा भी कई परिवार हैं जो सत्ता की विरासत अपने पास रखने में अग्रणी रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक ऐसे कई राजनीतिक परिवार हैं। इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है। जिस परिवार में जैसा परिवेश होता है उसके बच्चे उससे ओर ढलते जाते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह का परिवार हो, लालू प्रसाद का, केसीआर का या फिर करुणानिधि या पी चिदम्बरम का। ऐसे कई परिवारों में सत्ता की विरासत परिवार में ही हस्तांतरित होती रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस भी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे भी दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद का दायित्व निभा रहे हैं। यह सब कुछ आगे भी चलता रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र में हाल में सत्ताच्युत हुई तीनों पार्टियों में यह परिवारवाद कुछ ज्यादा ही विकृत रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस की चर्चा अक्सर होती रहती है, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से ही निकली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चर्चा जरूर कही जानी चाहिए। आज इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार शिवसेना से बगावत करने वाले नेताओं पर टिप्पणियां करते सुनाई दे रहे हैं। वह उन्हें अवसरवादी बताते देखे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कौन याद दिलाए कि विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने ही सोनिया गांधी से बगावत करके 2 अन्य साथियों पीएस संगमा एवं तारिक अनवर के साथ मिलकर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। उसके बाद से 23 साल बीत चुके हैं। इस पार्टी को कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल सका। ऐसे परिवारों का परिवारवाद भी सीमित होता है। यानी शरद पवार के परिवारवाद में पति पत्नी के अलावा केवल बेटी सुप्रिया सुले ही शामिल हो पाती है। सारी योग्यताओं के बावजूद भतीजा अजीत पवार नहीं है। याद करना प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2004 में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हुए थे। संयोग से इस बार शरद पवार की पार्टी राकांपा को कांग्रेस से कुछ सीटें अधिक प्राप्त हुई थी, क्योंकि उससे पहले के चुनाव में शिवसेना भाजपा गठबंधन के फॉर्मूले का पालन करते हुए अधिक सीटें लाने वाली कांग्रेस मुख्यमंत्री पद हासिल कर चुकी थी। इसलिए 2004 में राकांपा की अधिक सीटें आने पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार मानकर चल रहे थे कि अब मुख्यमंत्री पद पर दावा उनका ही होगा। लेकिन तब शरद पवार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को सौंपकर अपने परिवार में इस पद की दावेदारी पर ही पूर्ण विराम लगा दिया। तब अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा और अब तक वह 4 बार इसी पद को लेकर संतोष जताते रहे। परिवारवाद की यह स्थिति शिवसेना में भी रही है। वर्ष 1990 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हिंदू हृदय सम्राट के रूप में महाराष्ट्र के बाहर भी सम्मान पाते रहे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की छाया बनकर उनके भतीजे राज ठाकरे ही उनके आगे पीछे घूमते रहे। राज न केवल बाला साहेब ठाकरे की तरह ही एक मंजे हुए व्यंग्य चित्रकार है, बल्कि उनकी व्यक्तित्व शैली भी बाला साहेब से ही हूबहू मिलती है। यही कारण था कि महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे को ही बाला साहेब का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने लगी थी।